वांग लिन की आंखें चमक उठीं। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप साधना करने लगा। जिस स्थान पर उसे रखा गया था वह पूरी तरह से शांत था, जो कि एक किसान द्वारा खेती करने के स्थान के समान था। वांग लिन का पूरा शरीर गर्दन से नीचे पानी में था। पानी के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे वांग लिन के शरीर की ओर इकट्ठी हो रही थी, लेकिन एक पतली सी बाधा आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित होने से रोक रही थी। यदि थोड़ी सी भी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती तो वह उस पतली सी बाधा द्वारा बाहर धकेल दी जाती। परिणाम स्वरूप जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, पानी के पिंजरे के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अधिक सघन होती गई। फायर क्लाउड विलेज में रात में भी मशालों से रोशनी होती थी। महिलाओं की चीखों के साथ साथ लोगों के मौज मस्ती करने की आवाजें भी सुनाई देती थीं। इस समय एक आलीशान झोपड़ी के अंदर एक बड़ा तगड़ा आदमी अपने सामने एक खुला बक्सा लिए बैठा था। बक्से के अंदर मुट्ठी के आकार का एक मोती था जो हल्की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। मोती उठाते ही उस बड़े तगड़े आदमी की आंखों में लालच भर गया। वह बुदबुदाया, कितना बड़ा मोती है, इसकी तो अच्छी कीमत मिलनी ही चाहिए। थोड़ी देर बाद उसने मोती को वापस डिब्बे में रख दिया और उसे बंद कर दिया। तभी उसकी नजर मेज पर रखी दूसरी चीज पर पड़ी। यह एक ग्रे रंग का बैग था। जब उस आदमी ने बैग उठाया तो उसे लगा कि यह बहुत हल्का है, जैसे अंदर कुछ भी नहीं है। आदमी को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि इस बैग में कोई छेद नहीं था। यह क्या है? आदमी ने बैग को फाड़ने की कोशिश करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने से पहले थोड़ा सोचा। चाहे उसने कितनी भी ताकत लगाई हो, यहाँ तक कि जब उसके सिर की नसें बाहर निकल आई थीं, तब भी वह बैग को नहीं फाड़ सका। क्या ये स्वर्गीय रेशम कीट का रेशम हो सकता है? हाँ, यह अवश्य ही होगा, अन्यथा मैं इसे कैसे नहीं फाड़ सकता। किंवदंती है कि स्वर्गीय रेशम कीट का रेशम पानी से सबसे अधिक डरता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इसे जला नहीं सकता। बड़े तगड़े आदमी ने बैग को चिमनी में रख दिया। बहुत देर बाद भी बैग में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह बड़ा तगड़ा आदमी हैरान रह गया। उसे बैग में कोई गर्मी भी महसूस नहीं हुई। अरे, यह क्या बकवास है? बड़े तगड़े आदमी ने एक बड़ा ब्लेड निकाला। ये ब्लेड उसने बहुत पैसे खर्च करके बनवाया था और बहुत तेज था। उसने उससे बैग काटने की कोशिश की। ब्लेड के बैग को चीरने के बाद उसने बैग को देखा और चौंक गया। उसने बैग उठाया और ध्यान से उसकी जांच की और फिर हंस पड़ा। खजाना! यह एक सच्चा खजाना है। अगर मैं इसे अपनी छाती के सामने रखूंगा तो यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण क्षण में मेरी जान बचाएगा। मैंने नहीं सोचा था कि उस बदसूरत बच्चे के पास इतना खजाना होगा। बहुत बुरा है कि केवल एक ही है। अगर और भी होते और मैं उन्हें एक साथ जोड़कर कपड़ों का एक सेट बनाने का कोई तरीका खोज पाता तो यह और भी बेहतर होता। उसने सावधानी से बैग को अपनी छाती के पास रखा। फिर उसकी आंखें चमक उठीं और वह बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि उस बदसूरत बच्चे को यह खजाना कहाँ से मिला। मुझे जाकर पूछना होगा। ये सोचते हुए वह उठ खड़ा हुआ, बाहर निकला और जेल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे देखने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। वह लंबा चौड़ा आदमी जल्दी ही जेल में आ पहुंचा। जेल की रखवाली कर रहे दो गुर्गे आपस में बात कर रहे थे। जब उन्होंने उस बड़े तगड़े आदमी को देखा तो उन्होंने तुरंत कहा, नमस्कार बड़े मालिक। बड़े तगड़े आदमी ने नाक भान सिकुड़ते हुए पूछा, तुम लोगों ने उस बदसूरत बच्चे को कहाँ फेंक दिया जिसे हम वापस लाए थे? उनमें से एक ने तुरंत उत्तर दिया, उत्तरी कमरे में। बड़े तगड़े आदमी ने कहा, दरवाजा खोलो। वह आदमी जल्दी से भागकर धातु की बाड़ के पास गया और उसे ऊपर उठा दिया। वह मुस्कुराया। बॉस! इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। बाड़ भी गिर गई। बाड़ के अंदर से पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज आई और फिर एक युवक तैरता हुआ बाहर आया। इस युवक की आंखें ठंडक और क्रोध से भरी हुई थीं। वह बड़ा तगड़ा आदमी उस व्यक्ति को देखकर दंग रह गया जो तैरकर बाहर आया था। फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह कौन था और भागने के लिए मुड़ा। हालांकि वह अभी 2 कदम ही चला था कि एक अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया। एक ही झटके में उसे चीखने का भी समय नहीं मिला और वह खून और मांस के ढेर में बदल गया। थैला उड़कर युवक के पास आ गया। यह युवक वांग लिन था। पानी के पिंजरे के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा आखिरकार एक छेद से होकर बाहर आ पाई, जिससे उसके शरीर में थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा आ गई। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा का यह हिस्सा बहुत छोटा था। बाहर उड़कर 2 लोगों को मारने के बाद उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। उसने जल्दी से बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने बैग में डाल लिया। मच्छर राक्षस! थैले से हरे रंग की रोशनी निकली और काली रोशनी की एक किरण निकली जो मच्छर के आकार के जानवर में बदल गई, जिसका आकार एक छोटे पहाड़ के बराबर था। बाकी गुर्गे डर गए और फिर पेशाब की बदबू आने लगी। इस व्यक्ति की पैंट गीली थी और वह गिर गया। वह बहुत डर के कारण बेहोश हो गया। मच्छर के प्रकट होते ही उसने एक ऐसी दहाड़ लगाई जो तुरंत पूरे गांव में फैल गई। अन्य सभी आवाजें तुरंत बंद हो गईं, केवल मच्छर की गुस्से भरी दहाड़ ही रह गई।
उसका दिमाग वांग लिन से जुड़ा हुआ था, इसलिए जब उसने देखा कि वांग लिन इस समय कितना कमजोर है तो वह बहुत क्रोधित हो गया। वांग लिन के आदेश का इंतजार किए बिना उसने अपना मुंह बचे हुए गुर्गे की ओर किया और चूसा। गुर्गा जल्दी ही हड्डियों के ढेर में बदल गया। मच्छर जानवर को छोड़ने के बाद वांग लिन ने राहत की सांस ली। हालांकि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा होगी, मच्छर जानवर के बाहर होने से उसे कुछ सुरक्षा मिलेगी। मच्छरों की दहाड़ सुनकर गांव के सभी लोग चौंक गए। सभी ने अपने हथियार लेकर हमला कर दिया। हालांकि वे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि उन्हें एक छोटे पहाड़ के आकार का मच्छर दिखाई दिया। सभी ने ठंडी हवा में सांस ली और उनके घुटने नरम पड़ गए। कुछ डरपोक लोग चीखने लगे। राक्षस! वांग लिन का शरीर अभी भी दर्द में था। उसने ठंडे दिमाग से जमीन पर देखा और चाकू से जख्मी आदमी को देखा। वांग लिन ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया और फिर मच्छर ने अपने शरीर से उस आदमी पर हमला कर दिया। जैसे ही मच्छर चाकू से जख्मी आदमी से टकराया, आदमी ने एक दयनीय चीख निकाली और उसका शरीर गल गया। यहाँ तक कि उसके पीछे का घर भी ढह गया था। मच्छर वांग लिन के ऊपर तैरता रहा और सभी को ठंडे मन से देखता रहा। इस समय गांव के सभी लोगों ने अपने हथियार नीचे रख दिए। उनके पैर कांप रहे थे और उनकी आंखों में भय चरम पर पहुंच गया था। इस समय भीड़ में से कोई बाहर आया। ये व्यक्ति एक मुंशी था। हालांकि वह भयभीत था, फिर भी उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। बाहर आने के बाद उसने झुककर कांपती आवाज में कहा, अमर, कृपया नाराज न हो, नाराज न हो। हम वास्तव में अमर की पहचान पहले नहीं जानते थे, हम वास्तव में नहीं जानते थे। वांग लिन ने उस व्यक्ति को घूरते हुए पूछा, ये कौन सा देश है? शास्त्री ने तुरंत कहा, यह स्थान पीलू देश के उत्तरी भाग में है। पीलू देश? तो ये जगह सुजाकू महाद्वीप का उत्तरी भाग है। वांग लिन ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, इस तहखाने को खोदकर पानी बाहर निकालो। तुम्हें कितने दिन चाहिए? मुंशी ने तुरंत कांपती आवाज में कहा, 3 दिन। नहीं, 1 दिन। हम इसे 1 दिन में कर सकते हैं। वांग लिन ने सिर हिलाया और कहा, शुरू करो। उसने मच्छर जानवर से मदद करने के लिए नहीं कहा, उसने उसे अपनी रखवाली के लिए रखा था। मुंशी को थोड़ी राहत मिली। वह तुरंत पलटा और चिल्लाया, सब लोग यहाँ आओ और इस जगह को खोदो। गांव के सभी लोग चले गए, लेकिन वे सभी इतने डरे हुए थे कि वे कोई ताकत भी नहीं लगा सकते थे। ये बात खास तौर पर उन 16 लोगों के लिए सच थी जो वांग लिन को वापस लाए थे। वांग लिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से साधना करने लगा। मच्छर जानवर ने वांग लिन के बगल में उतरने से पहले एक बार उसका चक्कर लगाया। वह कभी कभी गांव के लोगों को क्रूर नजर से देखता था। फायर क्लाउड विलेज के 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी की जेल में छेद खोदा। जब उन्होंने काम पूरा किया तो बहुत ज्यादा मात्रा में गंदा पानी बाहर निकल आया, लेकिन गांव वालों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पानी सिर्फ शुरुआत में ही गंदा था। जैसे जैसे पानी बाहर निकलता गया, पानी साफ होता गया और अंत में पानी से खुशबू भी आने लगी। 1 दिन बीतने के बाद धीरे धीरे पानी बहना बंद हो गया। गांव के लोगों ने काम करना बंद कर दिया और डरी हुई आंखों से वांग लिन को देखने लगे। वांग लिन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। मच्छर की मदद से वह फिर से जेल में घुस गया। मौजूदा जेल एक गहरे कुएं की तरह थी। अंदर बैठे हुए वांग लिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और साधना शुरू कर दी। मच्छर अभी भी वांग लिन के पास खड़ा था, उसकी रखवाली कर रहा था। जो कोई भी उसके करीब आने को तैयार था वह अपनी जान से खेल रहा था। बहुत देर तक इंतजार करने और वांग लिन से कोई आदेश न सुनने के बाद लेखक हिचकिचाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। मच्छर जानवर की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखने के बाद वह और भी पीछे हट गया। गांव के अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया और जल्द ही वहां कोई नहीं बचा। गांव के ये लोग गांव से भागने को तैयार ही थे कि तभी गहरे कुएं से वांग लिन की आवाज आए, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। मुंशी ने मन ही मन कराहते हुए कहा, लेकिन सम्मानपूर्वक जवाब दिया। ठीक इसी तरह अग्नि बादल गांव पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया। कोई आवाज नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव मर गया हो। सभी गुजरने वाले यात्री और एस्कॉर्ट कंपनियां बहुत हैरान थीं, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 महीनों में फायर क्लाउड विलेज के सामान्य रूप से बहुत घमंडी 18 नायकों को नहीं देखा था। एक दिन वांग लिन ने गहरे कुएं के अंदर अपनी आंखें खोली। उसके शरीर की सारी चोटें ठीक हो गई थीं, लेकिन उसके शरीर पर चाय का क्षेत्र और सील बिल्कुल भी ढीली नहीं हुई थी। इन 2 महीनों में मैं केवल क्यूई संघनन के दूसरे चरण तक ही ठीक हो पाया हूँ। डोमेन और सील के विलय के बाद परिणामी अवरोध बहुत शक्तिशाली हो गया। मुझे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा वाला स्थान खोजना होगा। दुर्भाग्य से मेरी मूल आत्मा बिखर गई है और मैं मुश्किल से टुकड़ों को बिखरने से रोक पा रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए स्वर्ग को चुनौती देने वाले मनके को बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं है। अन्यथा मनके के अंदर एकत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मैं बहुत कुछ ठीक कर सकता हूँ।
हालांकि मेरे पास कुछ उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन हैं, इसलिए मुझे अभी आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी नहीं होगी। सबसे पहले मुझे अपनी मूल आत्मा को पुनः प्राप्त करना होगा ताकि मैं मन का निकाल सकूं। ये जगह कोई आत्मा की नस नहीं है, लेकिन इस पानी में आध्यात्मिक ऊर्जा है। ये थोड़ा अजीब है। वांग लिन ने थोड़ा सोचा और फिर पानी में और गहराई में चला गया। जब वह साधना कर रहा था तो वह पानी के ठीक ऊपर तैर रहा था और नीचे नहीं डूबा। उसकी साधना थोड़ी ठीक हो गई थी, इसलिए उसने इसे जांचने का फैसला किया। हालांकि उसकी वर्तमान साधना का स्तर कम था, इसलिए उसने फैसला किया कि अगर उसे कोई खतरा नजर आए तो वह मच्छर जानवर को बुलाएगा। जल्द ही वह साफ पानी में डूब गया। हालांकि पानी साफ था, लेकिन कुएं का तल काली मिट्टी की मोटी परत से ढका हुआ था। वांग लिन की आंखें चमक उठीं और उसके हाथ ने एक ऐसी निम्न स्तरीय तकनीक को सक्रिय करने के लिए मुहर बनाई जिसका उसने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया था, आकर्षण तकनीक। जमीन पर मौजूद कीचड़ हट गया और पानी में बदबू भर गई क्योंकि कीचड़ स्याही की तरह फैल गया। वह तेजी से कुएं के ऊपर तक तैर गया जैसे कोई विद्रूप तैर रहा हो, और कीचड़ भी तेजी से उसके पीछे पीछे चलने लगा जैसे वह उसका पीछा कर रहा हो। जल्द ही वांग लिन पानी से बाहर आया और अपना हाथ लहराया। आकर्षण तकनीक का उपयोग करते हुए बड़ी मात्रा में कीचड़युक्त पानी छेद से बाहर निकल आया। काफी देर के बाद कीचड़ साफ हो गया और वांग लिन एक बार फिर कुएं में उतरा। ऐसा 3 बार दोहराने पर कुएं के तल की मिट्टी साफ हो गई और उसके नीचे क्या है ये पता चल गया। कुएं के तल पर उसने देखा कि 3 स्थानों पर एक संरचना थी जिसमें स्पिरिट स्टोन रखे हुए थे। अगर वे सामान्य स्पिरिट स्टोन होते तो ये बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन वांग लिन उन पर लाल रेखा देख सकता था, जिसका मतलब था कि वे सभी उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन होने चाहिए। वांग लिन की आंखें ध्यान से नीचे देखने लगीं। कोई आश्चर्य नहीं कि इस जगह में इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, भले ही यह कोई आत्मा की नस न हो। शीर्ष गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन के 3 टुकड़े पहले से ही भूरे हो गए थे क्योंकि उन्हें वहां रखा गया था। कौन जानता है कि कितने समय तक, और लगभग सभी का उपयोग किया गया था। हालांकि जिस चीज ने वांग लिन को आकर्षित किया वह ये 3 शीर्ष गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन नहीं थे, बल्कि एक और वस्तु थी। यह एक कंकाल था। कंकाल को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह एक महिला का कंकाल है। इसे कुएं की तलहटी में काली कीलों से ठोका गया था। इस कंकाल को सील करने के लिए 3 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थरों का उपयोग किया गया है। कितना अमीर व्यक्ति है। वांग लिन तुरंत ये बताने में सक्षम था कि इस संरचना का उपयोग सील करने के लिए किया गया था। कंकाल की केवल दाहिनी तर्जनी अंगुली ही जमीन में गहराई तक धंसी हुई थी। कुछ देर सोचने के बाद वांग लिन ने लापरवाही से काम नहीं किया। इसके बजाय वह तैरकर ऊपर आया और जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ठीक इसी समय उसके बैग से एक पीली रोशनी निकली। अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। यह पहली बार था जब वांग लिन के बैग में रखी कोई चीज उसके नियंत्रण के बिना हिल रही थी। रहस्यमयी स्क्रॉल जो वांग लिन को सैकड़ों साल पहले गलती से प्राप्त हुआ था, जिस पर उसने लंबे समय तक शोध किया था और आज तक नहीं जानता था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, बाहर आ गया। वांग लिन की आंखें गंभीर हो गईं। जिस क्षण उसने स्क्रॉल निकाला उसने परित्यक्त अमर कबीले के पूर्वज को विराम दिया। इस स्क्रॉल का कोई प्रसिद्ध पृष्ठभूमि होना चाहिए। अब उसने देखा कि स्क्रॉल बाहर उड़ रहा है और धीरे धीरे खुल रहा है। स्क्रॉल पूरी तरह से काला हो गया था और उसमें से चीखों की लहरें निकल रही थीं। ठीक इसी समय कुएं के तल पर कंकाल अचानक बैंगनी रंग में चमकने लगा। कंकाल की दाहिनी तर्जनी उंगली और भी अधिक चमकने लगी। कंकाल के सामने बैंगनी प्रकाश की एक मुट्ठी भर गेंद प्रकट हुई और उसे स्क्रॉल द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया। कंकाल तुरंत ही भूरे रंग की धूल में बिखर गया, लेकिन यह धूल रहस्यमय तरीके से पानी में नहीं मिली बल्कि कुएं के तल को ढक गई। ये सब बहुत जल्दी हुआ। स्क्रॉल ने बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने के बाद ये धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और वांग लिन ने इसे पकड़ लिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने स्क्रॉल की जांच न करने का फैसला किया और पानी से बाहर निकल गया। पानी से बाहर आने के बाद वांग लिन बहुत हैरान हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से स्क्रॉल खोला। उसने स्क्रॉल के कालेपन में बदलाव देखा। स्क्रॉल पर एक हल्की बैंगनी रेखा चमक रही थी। हालांकि अगर कोई स्क्रॉल को ध्यान से न देखे तो उसे यह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। बहुत समय बीतने के बाद वांग लिन ने भौहें सिकुड़ी। वह अभी भी इस स्क्रॉल के आर पार नहीं देख पा रहा था। अगर यह एक महत्वपूर्ण खजाना था तो यह उस समय कोर फॉर्मेशन साधक के हाथों में क्यों था? उसने स्क्रॉल को एक तरफ रखने से पहले कुछ देर तक सोचा। फिर उसने जेल की तरफ देखा और सोचने लगा। कुएं के नीचे का कंकाल बहुत रहस्यमय था। 3 बेहतरीन स्पिरिट स्टोन से सील किए जाने के कारण यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली रहा होगा। लेकिन वह कौन था जिसने उसे वहां सील किया था? कंकाल की तुलना में ये स्क्रॉल और भी रहस्यमय था। वह बैंगनी प्रकाश आखिर क्या था?
वांग लिन की आंखें चमक उठी और उसने कहा, मच्छर जानवर, उस अधेड़ मुंशी को यहाँ लाओ। मच्छरों का जानवर अचानक बाहर आया और उसने इतनी दहाड़ लगाई कि पहाड़ पर बर्फ हिलने लगी। सौभाग्य से वहां इतनी बर्फ नहीं थी कि हिमस्खलन शुरू हो जाए, लेकिन इस दहाड़ ने गांव के सभी लोगों को चौंका दिया। सभी चुपके से कराह उठे, वे बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मच्छर के इस जानवर की आंखों में एक भयंकर नजर थी। जब वह एक घर पर हमला करके उसे तोड़ रहा था, उसका तीखा मुंह अंदर मौजूद व्यक्ति से 3 इंच की दूरी पर रुक गया। वह व्यक्ति अधेड़ उम्र का मुंशी था। उसने अपने सामने तीखे मुंह को देखा और बेहोश हो गया। मच्छर जानवर ने उस व्यक्ति को वांग लिन के पास लाकर जमीन पर पटक दिया। जब मुंशी उठा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। वांग लिन ने पूछा, आप लोगों को ये जल जेल कैसे मिली? अधेड़ उम्र का मुंशी बोलते हुए कांप उठा, अमर, बहुत समय पहले ये सिर्फ एक सुनसान पहाड़ था। ये गुफा भूकंप के बाद ही बनी थी और यह पानी की जेल भी उसी समय बनी थी। पानी में हमेशा बदबू आती थी। उस समय बॉस ने इसे देखा और सोचा कि यह एक अच्छी जेल बन सकती है। यही वजह है कि यह इलाका जेल बन गया। वांग लिन ने अपना सिर उठाया और पहाड़ की ओर देखा। पहाड़ के टूटने के कुछ निशान पहले भी थे, इसलिए यह व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा था। परिणाम स्वरूप सब कुछ स्पष्ट हो गया। इस पहाड़ को उस कंकाल को सील करने के लिए यहाँ रखा गया था। और फिर हालांकि कई सालों बाद एक भूकंप ने सील में एक छेद खोल दिया और कंकाल को फिर से दिन की रोशनी देखने की अनुमति दी। लेकिन वह वास्तव में कौन थी? वांग लिन ने अपना दाहिना हाथ हिलाकर अधेड़ लेखक को जाने का संकेत दिया। उसकी आंखें चमक उठी और वह कुछ देर तक इस पर सोचता रहा। फिर उसे अपने दिमाग से निकालकर खुद को संभालने का कोई तरीका ढूंढने पर ध्यान केंद्रित किया। पानी के अंदर मौजूद उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन लगभग खत्म हो चुके थे और कमजोर होते जा रहे थे। हालांकि उन्हें पूरी तरह से खत्म होने में अभी भी अनगिनत साल लगेंगे, लेकिन वे अब वांग लिन की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे। वह कमल की मुद्रा में बैठ गया और अपने बैग को थपथपाया, जिससे 3 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन प्रकट हुए। फिर उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके साधना शुरू कर दी। पलक झपकते ही 3 महीने और बीत गए। वांग लिन को चू छोड़े हुए आधा साल से ज्यादा हो गया था। इस समय पीलू देश में सर्दी का मौसम आ चुका था। पहाड़ों में ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे हड्डियां जम रही थीं। गांव के डाकू पिछले 6 महीने से पहाड़ से बाहर नहीं गए थे, लेकिन गांव में प्रचुर मात्रा में भोजन भंडार था, इसलिए वे अभी भी सर्दी काट सकते थे। इन 3 महीनों में वांग लिन बिना किसी हलचल के बैठा रहा और उसने अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करने की साधना पर केंद्रित कर दिया। वह एक ही बार में डोमेन को तोड़ने और सील करने की कोशिश करने के लिए तैयार हो रहा था। उनकी साधना उच्च गुणवत्ता वाले आत्मिक पत्थरों की सहायता से क्यूई संघनन की 6ठी परत तक पहुंच गई थी। मच्छर जानवर अभी भी वांग लिन की रखवाली कर रहा था, हालांकि कभी कभी वह दूर की ओर देखता था। वह जिस दिशा में देख रहा था वह चू थी। पिछले 3 महीनों में उसे थंडर टॉड की याद आने लगी। हालांकि वे हमेशा एक दूसरे से असहमत थे, लेकिन इतने लंबे समय तक थंडर टॉड को न देखने के बाद मच्छर जानवर थंडर टॉड को याद करने लगा। इस दिन वांग लिन ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने बैग को थपथपाया, 5 और उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें अपने चारों ओर रख लिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने माथे पर चाय के निशान को छुआ और दृढ़ निश्चयी भाव प्रकट किया। बिना कुछ कहे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पागलों की तरह 8 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा उसके चारों ओर इकट्ठी हुई, उसने एक हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित की और एक ताज़ा खुशबू धीरे धीरे फैल गई। जैसे जैसे उसके शरीर के चारों ओर अधिक से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होती गई, उसने अपने शरीर में 6ठी परत क्यूई संक्षेपण स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू कर दिया, ताकि उसके शरीर के बाहर की आध्यात्मिक ऊर्जा को सील से टकराने के लिए निर्देशित किया जा सके। वांग लिन एक धातु की प्लेट की तरह था, जबकि उसके शरीर के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा एक छोटे हथौड़े की तरह थी और बाहर की आध्यात्मिक ऊर्जा एक बड़े हथौड़े की तरह थी। दोनों हथौड़ों ने धातु पर प्रहार करके छेद बनाने का प्रयास किया। बमबारी की लहरों के बाद वांग लिन के चेहरे पर यह दिखने लगा कि वह कितना दर्द में था और उसके चेहरे पर चाय के निशान से एक गहरी चमक निकल रही थी। फिर चाय का निशान हिलने लगा। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सरनी घूम रही हो। हर बार जब वह एक बार घूमता तो बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें समा जाती। वांग लिन ने अचानक अपनी आंखें खोली और झिझक का संकेत दिखाया, लेकिन ये झिझक जल्द ही दृढ़ संकल्प में बदल गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपने बैग से एक सफेद जेड निकाला। जिस क्षण ये जेड प्रकट हुआ, आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा मंद पड़ गई और जेड के लिए जगह बन गई। स्वर्गीय जेड।
इस जेड को निगलना जहर लेने जैसा है, लेकिन मेरे शरीर में डोमेन और सील भी जहर की तरह हैं। जहर से लड़ने के लिए जहर का इस्तेमाल करना मेरे शरीर की सील में छेद बनाने का सबसे तेज तरीका है। वांग लिन ने थोड़ा सोचा, फिर उसने जेड उठाया, अपने अंगूठे के आकार का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जिस क्षण दिव्य जेड उसके मुंह में गया, दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का एक शक्तिशाली उछाल वांग लिन के शरीर में प्रवेश कर गया और बाढ़ की तरह उसके माध्यम से बह गया। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत एक तरफ धकेल दी गई। दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा की तुलना में यह बहुत ही महत्वहीन था, क्योंकि उसने पहले भी आकाशीय जेड को निगलने का अनुभव किया था। इसलिए वांग लिन शांत था, क्योंकि उसने चाय क्षेत्र और सील पर हमला करने के लिए आकाशीय आध्यात्मिक ऊर्जा के उछाल को नियंत्रित किया था। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर टक्कर से वांग लिन का शरीर कांपने लगता था, लेकिन इससे चाय का निशान भी कांपने लगता था। आखिरकार चाय के निशान पर छोटी छोटी दरारें पड़ने लगीं। हर बार जब वह सील पर हमला करता था तो वह जमीन भी दरकने लगती थी जहां वह बैठा था। दरारें फैल गईं और कुछ घरों पर जा गिरीं। जिन घरों में दरारें थीं, वे हवा के झोंके के साथ ही धूल में बदल गए। वांग लिन के शरीर के अंदर से चटचटाहट की आवाजें आने लगीं। इस समय तक वांग लिन के चेहरे पर चाय के निशान का लगभग 10% हिस्सा टूटकर गिर चुका था। जिस क्षण वे नीचे गिरे, वे काली गैस में बदल गए, जो फैलने के बजाय वांग लिन के माथे के सामने जमा हो गए। वांग लिन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। आकाशीय जेड का उपयोग करके उन पर लंबे समय तक हमला करने के बाद अंततः चाय क्षेत्र और सील में एक उद्घाटन दिखाई दिया।